हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं जूलॉजी, जो हमारा बीएससी का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा पेपर है ये साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज, जिसका हमारा पेपर कोड है B050101T। ठीक है, इसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो टाइम दिया जाता है हमें पेपर को करने के लिए 2 घंटे का, और जो हमारा 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये होता है, इसमें 75 क्वेश्चंस हमें करने के लिए आते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा लास्ट ईयर 2026 में आया था। ओके, बाकी जो बीए के एग्जाम्स हैं वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, बीए में हो सकते हैं वो, तो उनको लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? अंदर जलभीत पूंछ वाली द्विपरत में। ओके, जो हमारी हाइड्रोफिलिक टेल्स होती हैं बाइलेयर्ड, उसमें ये होते हैं इनसाइड में। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, सभी सब्जेक्ट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। आपकी चॉइस है, आप किस में करें उसको। देन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया है कि किस प्रकार की प्रोटीन झिल्ली के आर पार परिवहन के लिए वाहक और चैनल के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रोटीन कौन से होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं हमारे समाकलित झिल्ली प्रोटीन, यानी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का हिस्सा नहीं है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर पूछा गया है कि स्राव या कोशिकांग लक्ष्यकरण के लिए प्रोटॉनों की छटाई मुख्यतः कहाँ होती है? ये छटाई जो होती है वो हमारी होती है गोल्जी एपेरेटस में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा है कि ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी के बीच प्रोटीनों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये प्रोटीनों का जो परिवहन है वो होता है हमारा वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के माध्यम से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भक्षण कोशिकाणुता के दौरान यानी फेगोसाइटोसिस जो होती है उसके दौरान बड़े कण पुटिकाओं में समा जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेगोसोम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि एक्टिन तंतुओं को ये भी कहा जाता है, एक्टिन तंतुओं को हम बोल सकते हैं सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन पूछा है कि सूक्ष्म नलिकाओं की प्रोटीन उपिकाई है। सूक्ष्म नलिकाओं की जो प्रोटीन उपिकाई होती है उसका नाम होता है ट्यूबिलिन, जिसमें अल्फा और बीटा उपिकाइयां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है कि यदि कोई लक्षण पीढ़ियों को छोड़ देता है तो इसकी सबसे अधिक संभावना है। इसकी सबसे अधिक संभावना यहाँ पर हमारी कौन सी है? ऑटोसोमल अप्रभावी। ओके, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर ये करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि ऑटोसोमल रेसेसिव वंशागति में यह लक्षण आमतौर पर तब प्रकट होता है जब, कब प्रकट होता है? जब एलील की दोनों प्रतियां जो होती हैं वो दोषपूर्ण पाई जाती हैं, ये लक्षण तब प्रकट होता है। ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर बी है वो करेक्ट है। देन पूछा गया है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव वंशागति में प्रभावित पिता आमतौर पर यह लक्षण निम्न में से स्थानांतरित करते हैं। तो ये किस में स्थानांतरित करते हैं? ये सभी स्थानांतरित करते हैं हमारे सभी पुत्रियां वाहक के रूप में। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। आप अगर करके देखेंगे क्रॉस, जिसमें क्या है एक्स लिंक्ड रेसेसिव वंशागति में जो माता है वो यहाँ पर देखिए प्रभावित पिता, माता क्या होगी वहां पर? नॉर्मल होगी। जब यहाँ पर प्रभावित पिता है तो प्रभावित पिता आमतौर पर यह लक्षण निम्न में से स्थानांतरित किसको करते हैं? पुत्रियों को। ठीक है, पुत्रों को नहीं करते हैं। थोड़ा और डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं इसको। देखिए, जो एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी वंशानुक्रम होता है उसमें पिता क्या है? पिता पुत्रियों को अपना एक्स गुणसूत्र देता है। ठीक है, और यदि पिता प्रभावित होता है तो इसका मतलब है कि उनके एक्स गुणसूत्र में एक अप्रभावी लक्षण मौजूद है, इसलिए उनकी जो सभी बेटियां हैं वो एक्स गुणसूत्र को विरासत में प्राप्त करेंगी और इस लक्षण की वाहक बनेंगी। ठीक है, और पुत्रों को पिता का वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है, इसलिए वे पिता के एक्स लिंक्ड से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? जो सभी पुत्रियां हैं वो वाहक होंगी।
देन क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा है कि एक वायरस मुख्यतः इससे बना होता है। वायरस किससे बना होता है? डीएनए या आरएनए और प्रोटीन आवरण से जो है वायरस वो बना होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्या करता है वायरस? वायरस क्या करता है? जो होस्ट होता है जिसमें जाते हैं उसी का तो डीएनए यूज करते हैं। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा है कि वायरस के प्रोटीन आवरण को कहते हैं। जो वायरस का प्रोटीन आवरण है उसको याद रखना, हमेशा हम कैप्सिड बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो यहाँ पर जो हमारा जीवाणु जनित रोग है इसका नाम है टाइफॉइड। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कवक है यानी फंजाई। कवक क्या होता है? कवक होता है हमारा यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कवक हमेशा हमारा यूकैरियोट्स में ही आता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा है कि कौन सी संरचना केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देती है? ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संरचना होती है? जो हमारी केंद्रिक होती है यानी न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्रोमेटिन किससे बना होता है? क्रोमेटिन किससे बनता है? क्रोमेटिन बनता है डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में उपस्थित होता है लेकिन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, यानी डीएनए में अनुपस्थित होता है। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारा क्या उपस्थित होता है? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, लेकिन आरएनए में हमारा एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है। ठीक है, यानी जो हमारा डीएनए होता है डीएनए में थाइमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा और फॉस्फेट की रीढ़ को जोड़ता है? शर्करा और फॉस्फेट की जो रीढ़ को जोड़ता है वो हमारे कौन से हैं? उसका नाम होता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि चारगाफ का नियम बताता है कि डीएनए में, डीएनए की बात हो रही है याद रखना, तो डीएनए में यहाँ पर कौन से क्षारक हमारे पाए जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन पूछा गया है हमारे यहाँ पर कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है? तो राइबोसोम तक जो ले जाता है उसको बोलते हैं हम टीआरएनए। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। तो किसका कार्य करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का। देन उसके बाद पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में सहोदर क्रोमेटिड यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स पृथक होते हैं? तो ये जो हमारे पृथक होते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं एनाफेज। ओके, एनाफेज में क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सही है लेकिन समसूत्री विभाजन के बारे में नहीं है? तो यहाँ पर पढ़ लीजिए पहले। दो समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, तो ये हमारा कथन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में तो सही है लेकिन समसूत्री विभाजन के बारे में सही नहीं है, क्योंकि वो हमारा समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है कि कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनता है? जो प्रोटोजोआ हमारा मलेरिया का कारण बनता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियाई नाम सुना होगा ना आपने। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग कृमि के कारण होता है? कृमि के कारण होने वाला रोग होता है हमारा एस्केरियासिस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरिया भी बोलते हैं, फाइलेरिया, या फिर उसको हम बोलते हैं हाथी पाँव। हाथी पाँव जो एक रोग होता है उसमें पैर जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ओके, देन यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि ट्रिपेनोसोमा मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपेनोसोमा मनुष्यों में फैलता है हमारा जो हमारा टिसे मक्खी होती है इसके द्वारा। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जिन लोगों ने क्लासेस ली होंगी वो थ्योरी में आपने पढ़ा होगा जरूर। बिल्कुल। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई द्वारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है हमारा अफ्रीकी निद्रा रोग, जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है रोगी को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है कि जियार्डिया, ओके, जियार्डिया का संक्रमण चरण है, जो जियार्डिया का संक्रमण चरण है हमारा वो होता है सिस्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि जियार्डिया संक्रमण आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है। ये संक्रमण आमतौर पर हमारा दूषित पानी या भोजन के द्वारा फैलता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। देन पूछा गया है यहाँ पर कि वुचेरेरिया किसके द्वारा फैलता है। वुचेरेरिया जो होता है वो हमारा फैलता है मच्छर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि फाइलेरिया का एक प्रमुख लक्षण है। फाइलेरिया का हमारा प्रमुख लक्षण क्या होता है, इसमें पैरों, अंडकोश या स्तनों में सूजन जो होती है वो आ जाती है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा है कि निम्न में कौन सा मुख्य लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये तो भाई सभी जानते होंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेबस में, और उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है हमारी, ओके। देन यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है हमारा लिपिड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्टेरोल के बारे में कौन सा कथन सही है। कोलेस्टेरोल के बारे में कथन सही है हमारा कि उच्च तापमान पर ये झिल्ली की तरलता जो है उसको बढ़ा देता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कोशिका कंकाल, ओके, तत्व सबसे अधिक स्थिर है और कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये सबसे अधिक जो हमारा कोशिका कंकाल स्थिर होता है उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का स्तर है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमारा कौन सा यहाँ पर जो है स्थल है हमारा यहाँ पर आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो कि हमारी एनर्जी होती है, उसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो इसका संश्लेषण होता है हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि पेरोक्सिसोम मुख्य रूप से निम्न में शामिल होते हैं, किसमें शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं हमारे वसीय अम्ल, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विसरण में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा है कि राइबोसोम निम्नलिखित का स्थान है। राइबोसोम हमारा स्थान होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं भाई हमारे 8Ts, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 7Ts, तो ये सभी याद रखना। देन पूछा गया है हमारा इसके बाद कि श्रावण के लिए प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। श्रावण के लिए यानी सेक्रेशन के लिए जो प्रोटीन संश्लेषित होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं हमारी खुरदुरी ER से जुड़े राइबोसोम। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है इसके बाद कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का प्राथमिक कार्य होता है हमारा आनुवंशिक सूचना का भंडारण करना, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारी स्टोर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा गया है कि एपोप्टोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है। एपोप्टोसिस को हम किस नाम से जानते हैं, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट है। देन पूछा है कि ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में कौन सी उपिकाइयाँ होती हैं। इसमें हमारी उपिकाइयाँ होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कैल्शियम निर्भर कोशिका आसंजन अणु है। इस अणु का नाम होता है हमारा कैडहेरिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर पूछा है कि इंटीग्रिन मुख्य रूप से किसके बीच आसंजन में मध्यस्थता करते हैं। तो ये मध्यस्थता करते हैं हमारी कोशिका बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है कि कौन सा जंक्शन कोशिकाओं के बीच अणुओं के रिसाव को रोककर उपकला ध्रुवता बनाए रखने में मदद करता है। तो ये मदद करता है हमारा टाइट जंक्शन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि
मेंडल का पृथक्करण नियम कहता है कि मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है वो क्या कहता है हमारा, युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के जो एलील होते हैं वो हमारे पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि मेंडल का स्वतंत्र पृथक्करण नियम सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है, किसमें प्रदर्शित होता है, ये प्रदर्शित होता है हमारा द्विसंकर संकरण में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि दो विषम युग्मजी, ठीक है, के बीच एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात है। इसमें जो हमारा फिनोटाइपिक रेशो होता है ये होता है हमारा 3:1। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आपने देखा होगा जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम ये कराते भी हैं, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में जो हमारा यहाँ पर फिनोटाइपिक अनुपात आएगा वो आएगा हमारा 3:1। देन क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा है कि पूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है। पूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है हमारा एक एलील दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह ढक लेता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो वह करेक्ट होगा, यानी कंप्लीट डोमिनेंस। देन पूछा गया है यहाँ पर कि अपने प्रभुत्व में विषम युग्मजी निम्न प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित क्या करता है हमारा, दोनों जनकों के लक्षणों का मिश्रण जो है वो प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसी का भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं है, यानी दोनों अपना अपना दर्शा रहे हैं। ओके, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या है कि एक पर दूसरे का पूरा प्रभाव है। देन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अपूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण है। अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा स्नैपड्रैगन, ठीक है। जो हम रेड और वाइट फ्लावर्स होते हैं उनका जब क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा अपूर्ण प्रभुत्व, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना ही तो हमारा रेड पूरा क्या है डोमिनेंट है और ना ही वाइट हमारा डोमिनेंट है, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं है। देन यहाँ पर हमारा पूछा गया है इसके बाद कि एक रोग 80% प्रवेश क्षमता दर्शाता है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है हमारा, उत्परिवर्ती जीनोटाइप वाले 80% व्यक्ति इस फिनोटाइप को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा है कि पर्यावरणीय लिंग निर्धारण निम्न में देखा जाता है, किस में देखा जाता है, ये हमारा कुछ सरीसृप और कछुओं में देखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण इस पर निर्भर करता है। ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स से ऑटोसोम अनुपात पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला में 0.5 का XY अनुपात निम्न में परिणाम देता है। तो ये यहाँ पर किन में परिणाम देता है, नर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मनुष्यों में एक्स लिंक्ड लक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक्स लिंक्ड उत्कृष्ट का जो हमारा यहाँ पर उदाहरण है इसको हम बोलेंगे हीमोफीलिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछा है कि खुराक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। ये क्या सुनिश्चित करती है, इसको सुनिश्चित करना होता है यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं में एक्स लिंक्ड जीन की समान अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि स्तनधारियों में खुराक क्षतिपूर्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, ये प्राप्त की जाती है हमारी महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र को निष्क्रिय करना के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो खुराक क्षतिपूर्ति होती है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा गया है कि निम्न में कौन मनुष्यों में एकाधिक एलील का उदाहरण है, यानी एक से अधिक एलील का। इसको हम बोलेंगे एबीओ रक्त समूह ग्रुप। इसमें हमारे क्या होते हैं, एक से अधिक एलील्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 62 पर पूछा है कि एक जीन अंतःक्रिया जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हमारी अधिस्थिरता, एपिस्टेसिस बोलते हैं हम इसको। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि दो पूरक जीनों की अंतःक्रिया से अनुपात बनता है। क्या अनुपात बनता है, 9:7 का अनुपात बनता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशो आप लोग देख सकते हैं इनके इंटरेक्शन में। देन पूछा गया है कि लिंग सीमित लक्षण ये हैं। लिंग सीमित लक्षण कौन से हैं, केवल एक ही लिंग में व्यक्त, हालांकि जीन दोनों में मौजूद होते हैं।
ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पुरुषों में क्या, पुरुषों में दाढ़ी का उगना, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही लिंग में व्यक्त होता है, लेकिन जीन्स जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 65 पर पूछा है कि कोशिका द्रव्यी वंशागति मुख्यतः निम्न में उपस्थित जीनों के कारण होती है। तो किन में उपस्थित जीनों के कारण होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जो आपके सिलेबस की यूनिट है वो भी आप लोग जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके वो मैं डाल चुकी हूँ यूनिट्स वाइज, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। और एग्जाम में जाने से पहले जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के वो जरूर देख कर जाइए। देन यहाँ पर 66 पर पूछा है कि आनुवंशिक मात्र प्रभाव शब्द का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य होता है हमारा माता की जीनोटाइप द्वारा निर्धारित लक्षण संतान के नहीं। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जूलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट्स के आपको यूनिट्स मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देन पूछा गया है कि जीन और पर्यावरण दोनों से प्रभावित लक्षणों को कहा जाता है। इन दोनों से प्रभावित लक्षणों को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक लक्षण। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 68 पर पूछा है कि एक मानव कैरियोटाइप है। एक मानव कैरियोटाइप होता है हमारा कोशिका में गुणसूत्रों का पूरा समूह व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक सामान्य मानव कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे 46। ओके, टोटल 46 होते हैं हमारे, जिसमें हमारे 44 कौन से होते हैं? ऑटोसोमल, और जो हमारे उसके बाद 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं हम? लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। देन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पर डाउन सिंड्रोम का पता किसी कैरियोटाइप में निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। किस प्रकार लगाया जा सकता है? गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि के द्वारा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो सभी जानते होंगे, इसका कारण होता है हमारा एक्स ओ मोनोसोमी, यानी एक जो यहाँ पर ओ दिया गया है इसमें एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 72 पर पूछा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस कैरियोटाइप द्वारा दर्शाया जाता है। ये तो 11th 12th में सभी ने पढ़ा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो किस गुणसूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। जो हमारे यहाँ पर 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर 3 पाए जाते हैं, बाकी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं 44। तो 44 प्लस एक्स और वाई, तो ये हो जाते हैं टोटल 47। ओके, यानी यहाँ पर एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि पॉलीप्लॉइडी से तात्पर्य है। पॉलीप्लॉइडी से क्या तात्पर्य होता है? कि गुणसूत्रों में एक या अधिक पूरे सेटों का बढ़ना, पॉलीप्लॉइडी। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि एक वंशावली चार्ट का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है हमारा पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। पेडिग्री जो चार्ट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति का ही तो पता लगाते हैं। देन पूछा है कि एक लक्षण जो पिता से सभी पुत्रों में स्थानांतरित होता है लेकिन पुत्रियों में नहीं, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना। सभी पुत्रों में स्थानांतरित हो रहा है लेकिन पुत्रियों में नहीं। तो पुत्रों को क्या, कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है? पुत्रों को पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त तो नहीं होता, वाई होता है। एक्स पुत्रियों को प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा होगा ये वाई लिंक्ड, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है हमारा जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का क्वेश्चन पेपर सोल्व। बाकी जो आपकी क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है वीडियो, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जिस भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।